एग्जाम्पल के लिए भी दिया और स्टैंडर्ड भी यही है। सुधीर एग्जाम्पल के लिए भी दिया है और स्टैंडर्ड भी यही है। और मयूर क्लियर? मोहम्मद आना सर। हाँ मोहम्मद आना सर। क्लियर। लेस देन वन द ग्रिड रेजिस्टेंस वैल्यू। ग्रिड, जो ग्रिड का रेजिस्टेंस है ना, ये जो ग्रिड बनाया मैंने, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस देन 1 ओम है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो लीकेज करंट नहीं फ्लो करेगा ना, करंट नहीं फ्लो करेगा ना इसकी तरफ, क्योंकि करंट हमेशा लो करंट को, लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है ना। रंजीत सर, that is one ohm. This touch and the resistor potential concept. I'll come on this. टच एंड स्टेप पोटेंशियल कॉन्सेप्ट मैं आज पे आता हूँ। Again go on the IEEE. In the IEEE it is written what is the touch and step potential. मैं आपको कहाँ लिखा है आपको बताता हूँ, पेज नोट कर लो अभी। और क्या होता है मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी आपसे। इधर एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम के थ्रू इसको समझना है। तो टच पोटेंशियल कर कभी आपको बनाना, तो अभी ब्रेक हो रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ एक सेकंड रुक जा मयूर, 1 सेकंड मयूर। अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आता है सर। अभिषेक, यस सर। अभी आ रहा है ना आवाज? क्लियर आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो ये है मयूर टच एंड स्टेप पोटेंशियल। हम ये मान के चलते हैं, मतलब हम ये मान क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ मैं, टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल और एक पोटेंशियल और ऐड कर दो, वो है मेश पोटेंशियल, मेश वोल्टेज, MESH, मेश वोल्टेज। ये वर्ड सुना है क्या प्रदीप? मेश वोल्टेज, वही हम यस सर। वो जो मैश लगाते हैं हम लोग, बाउंड फेंसिंग लगाते हैं। नहीं वो नहीं है। सर आइसोलेटर के आप ही लगा देते हैं हम लोग। अरे नहीं ना, वो नहीं है, वो वाला नहीं है। सर मेश वोल्टेज वो जो मेश का रेजिस्टेंस है। हाँ हेलो, हाँ बोलो ना। मेश वोल्टेज जो सबस्टेशन जो तो सर हम लोग चेक करते हैं ना सर वोल्टेज को डिफरेंट लोकेशन में। हाँ चेक करते हैं ना। मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है बट। हाँ तो मैं इसको यहाँ से समझते हैं, इसको यहाँ समझते हैं। इधर लिखा है मेश वोल्टेज। अब ये जो फिगर है ना, ये फिगर क्या कहना चाहता है रंजीत सर? ये फिगर क्या कहना चाहता है? ये दिखा रहा है कि क्या शॉक सिचुएशन हो सकते हैं एक सब स्टेशन के अंदर, वो ये दिखाना चाह रहा है। बेसिक शॉक सिचुएशन। शॉक सिचुएशन क्या हो सकता है कि कोई एक मूविंग पर्सन है, वो पर्सन जब किसी सब स्टेशन में चल रहा है और वो किसी एक अर्थ स्ट्रक्चर के टच में आता है, तो उस पर्सन और उस स्ट्रक्चर के बीच में जो वोल्टेज डेवलप हुआ, वो उस वोल्टेज को ये बोल रहा है टच वोल्टेज, है ना। मतलब कोई
कोई पर्सन किसी ग्राउंडेड स्ट्रक्चर को टच कर रहा है तो उसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस होगा, क्योंकि ये फॉल्टी इक्विपमेंट है तो यहाँ पे सरफेस वोल्टेज ज़्यादा होगा और यहाँ पे इस सरफेस वोल्टेज ज़्यादा होने से वोल्टेज डिफरेंस होगा, और वो जो वोल्टेज डिफरेंस हुआ उसको हमने टच वोल्टेज बोला, और उसके थ्रू भी करंट फ्लो करेगा। तो इसको इस वोल्टेज को हम टच वोल्टेज बोल रहे हैं, ईटी, टच वोल्टेज बिटवीन दिस पर्सन एंड द ग्राउंडेड स्ट्रक्चर। अभी हम क्या करेंगे मयूर, हम क्या करेंगे, टच वोल्टेज की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वन वैल्यू होगा कि कोई 50 केजी या कोई 70 केजी का आदमी कितना टच वोल्टेज को टॉलरेट कर सकता है विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी शॉक। उसके बाद इसको बोलेंगे टॉलरेबल टच वोल्टेज। और फिर हम निकालेंगे कि अब मान लो टॉलरेबल टच वोल्टेज कितना झेल सकता है। अब हमने स्विच यार्ड के अंदर अर्थिंग कर दी। अर्थिंग जब हमने कर दी तो अर्थिंग करने के बाद से अगर फॉल्ट हुआ आफ्टर अर्थिंग व्हेन द फॉल्ट अकर्ड, तो उस टाइम पे कितना वोल्टेज डेवलप होगा स्विच यार्ड के अंदर। और हम क्या करेंगे ना, अब अर्थिंग सेफ कब होगा अपना, कि जब ये जो वोल्टेज डेवलप्ड हुआ और जो टॉलरेबल वोल्टेज है इसको कंपेयर करो, और डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू टॉलरेबल वोल्टेज की वैल्यू से बोलो ना, कम आएगी। हाँ जो हाँ, कम आए। पोटेंशियल है वो ग्रिड पोटेंशियल से नहीं ग्रिड पोटेंशियल नहीं, मैं अगेन वर्ड को थोड़ा मिस कर रहा है, मैं वर्ड को लिख देता हूँ। प्रदीप, हाँ सर, एक बार थोड़ा बोलिए। हाँ मैं इसको लिख देता हूँ। मोहम्मद आनस सर, रंजीत सर, सर क्लियर हो? अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ नोट डाउन करो। आफ्टर द क्लास आप मुझे फ़ोन करो, मेरे से बात करके अपने डाउट को क्लियर करो, अगर आप अभी नहीं कर सकते हो तो। सुधीर, अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था थोड़ा ध्यान देना कि ये इसको मैं बोलता हूँ टच वोल्टेज, ठीक है मयूर? अब ये जो टच वोल्टेज है ना, अब ये टच वोल्टेज को मैं एरो बना के ऐसे ले आता हूँ, ये एरो इधर जा नहीं रहा है इसलिए इधर नहीं बन पाया। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं दो वोल्टेज बनाऊंगा, दो वोल्टेज, एक और एक ये, और ये टच वोल्टेज, टच भी। मैं क्या बोलूँगा, पहले तो मैं IEEE ने बोला है कि आप एक 50 केजी या 70 केजी दोनों में से किसी 50 केजी का 70 केजी का आदमी ले लो, रेफरेंस है ना। बट हम क्या करते हैं कि हम 70 केजी का आदमी नहीं 50 केजी का आदमी लेके चलते हैं, हल्का आदमी मान लो कोई भी है ना। अब 30 क्यों नहीं लिया, क्योंकि IEEE ने 30 के लिए बोला नहीं था इसलिए लिया नहीं, है ना। तो 50 केजी का आदमी ले लो। अब ये 50 केजी का आदमी विदाउट एनी इंजरी हाउ मच वोल्टेज कैन टॉलरेट TOLERATE, है ना, टॉलरेट, कितना टॉलरेट कर सकता है विदाउट एनी, हाँ, इंजरी, एनी शॉक, विदाउट एनी इंजरी, मेजर, है ना। दिस इज द वन दैट वी विल कैलकुलेट इन द कैलकुलेशन। नाउ सेकेंड पार्ट वी विल कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करेंगे हम दूसरा टॉलरेबल, इसको मैं बोलता हूँ टॉलरेबल वोल्टेज, ठीक है। टच वोल्टेज को मैं अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। तो पहला वोल्टेज हो गया टॉलरेबल टच वोल्टेज, ठीक है। अब ये, लेकिन ये जो वोल्टेज है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है अर्थिंग पे, ये फार्मूले पे डिपेंडेंट है। IEEE ने फार्मूला दिया, उसमें 50 केजी का आदमी का वो फार्मूला डाल के मैं निकाल लूंगा। अर्थिंग है कि अनर्थ है कि अर्थ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको निकालने के लिए, ये स्टैंडर्ड वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। इसी को टॉलरेबल टच वोल्टेज बोल रहे हैं सर? हाँ, मैं इसी को बोल रहा हूँ टॉलरेबल टच वोल्टेज, करेक्ट। अच्छा सेकंड, हर केस में सेम रहेगा, हाँ स्टैंडर्ड है। हाँ स्टैंडर्ड है ये, है ना। सेकंड मैं निकालूंगा वोल्टेज।
अब हमने ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग कर दी है ना, अर्थिंग वी हैव डन। अब अर्थिंग कर दिया, अब फॉल्ट हुआ, मान लो कोई सबस्टेशन के अंदर किसी इक्विपमेंट के अंदर कोई फॉल्ट हुआ, कोई 40 किलो एम्पियर 50 किलो एम्पियर फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है। तो जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो उस अब अभी क्या हुआ ना, सुन अब मयूर, अब मैं मान लो इस इक्विपमेंट को आके टच कर दिया मैंने, मुझे पता था नहीं कि फॉल्ट हुआ है इसके अंदर, क्योंकि ये तो अंदर हुआ था, है ना। अब इसका मैंने अर्थिंग भी कर दिया है ना, तो फॉल्ट करंट तो इधर ही जाएगा अर्थिंग की तरफ। अब लेकिन मैं आके टच कर रहा हूं इस इक्विपमेंट को, है ना, तो उस टाइम पे मैं कैलकुलेट ये करूंगा कि कितना वोल्टेज बिटवीन दिस फॉल्टी इक्विपमेंट एंड पर्सन जनरेट होगा, डेवलप होगा। बराबर। अब मैं इस वोल्टेज को अब किससे कंपेयर करूंगा, इससे, है ना। और अगर मेरी अर्थिंग, ये जो मैंने किया हुआ है, अगर दैट अर्थिंग इज करेक्ट, दैट अर्थिंग को सही से हमने किया है, तो उस केस में ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू इस वोल्टेज के वैल्यू से कम होना चाहिए। मतलब जो डेवलप्ड वोल्टेज है, जो डेवलप्ड डीवी लिख देता हूं मैं, डेवलप्ड वोल्टेज शुड बी लेस देन टॉलरेबल वोल्टेज फॉर द सेफ ऑपरेशन, फॉर द सेफ अर्थिंग। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, तो अर्थिंग कैलकुलेशंस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत बड़े हैं, तो पहले फॉर्मूला समझे, तो इससे पहले बेटर है कि मैं कॉन्सेप्ट समझ लूँ। क्योंकि रीजन इसलिए है क्योंकि प्रदीप इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता कि अर्थिंग करने का तरीका क्या है। तो अपने को ये तरीका पता होना चाहिए। सर डेवलप वोल्टेज जो है सर, हाँ, डेवलप वोल्टेज मतलब ये जब फॉल्ट हुआ मैंने टच किया तो या जनरेटेड वोल्टेज ड्यूरिंग द फॉल्ट, बिटवीन व्हिच पार्ट, दिस वोल्टेज बिटवीन फॉल्टी इक्विपमेंट एंड द पर्सन, between this equipment and this person। ओके अंडरस्टैंड। तो पहले मैंने आपको बताया टच वोल्टेज क्या होता है, फिर मैं बताया कि इसको कैलकुलेशन में यूज कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन में यूज कैसे करते हैं, टच वोल्टेज के लिए मैं दो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। पहला वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू इज द कितना कोई एक 50 kg आदमी के लिए कितना वोल्टेज, कि वो आदमी कितना वोल्टेज को झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है विदाउट एनी मेजर इंजरी। दूसरा टच वोल्टेज मैं वो निकालूंगा जबकि ये पर्सन इस फॉल्टी इक्विपमेंट को टच कर रहा है, तो इस पर्सन के बीच में कितना वोल्टेज डेवलप होगा। इज इट ओके मयूर, मोहम्मद आना सर, फॉर ऑल इज इट ओके? अभिषेक, सुधीर, रंजीत सर। टॉलरेबल तो फिक्स है, वो अर्थिंग अर्थ पे डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, दैट इज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द पर्सन। तो 50 kg लेना चाहिए, तो मतलब 50 kg लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग लो वेट कंसीडर करते हैं ना सर, इसलिए वर्स्ट केस कंडीशन के लिए ना। हाँ, वर्स्ट केस कंडीशंस के लिए। पतला आदमी का रेजिस्टेंस कम होता है। हाँ, तो पतला आदमी ले लो ना भाई। हाँ सर, समझ गया। ओके, मैं ज्यादा मोटा हूं ना सर, 110, तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा शॉक लगेगा। नहीं, तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भाई।
पतला आदमी नहीं झेल पाएगा। ओके सर। सर मैं कॉल बैक करूँ आपको थोड़ी देर में? सर मैं कॉल बैक करूँ थोड़ी देर में आपको? ठीक है ना? यस सर। अच्छा अभी क्या करना, अभी मैं ये छोटा ये स्टेप क्लियर हुआ। अब मैं एक चीज़ और लेके जाना चाहता हूँ। अपने पास ना किसी इक्विपमेंट को टच करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसको हाथ से टच करूँ, हैंड से टच करूँ, या मैं हैंड से ना टच करके ना उसके सहारे उसके सपोर्ट लेके खड़ा हो जाऊँ, है ना, जैसे कि ये कंडीशन है। यस। तो ये वाला कंडीशन में जब मेरा कांटेक्ट जब जब पूरा बॉडी टच में आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट के टच में, तो यहाँ पे जब कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो गया तो हर एरिया से करंट फ्लो करेगा अपने बॉडी के थ्रू, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि इस अच्छा हाँ, मेस वोल्टेज क्या था वो हम भूल गए थे। तो इस वोल्टेज को मैं बोलता हूँ मेस वोल्टेज। So we have the three kind of voltage in the substation, in the switchyard, in the powerhouse. Touch, mesh, step. टच वोल्टेज वो वोल्टेज जब मैं अपने एक हाथ से एक इक्विपमेंट को टच करता हूँ तो मेरे बॉडी और उस इक्विपमेंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस टच वोल्टेज है। जब मैं अपने हाथ से नहीं अपनी पूरी बॉडी को टच कर दिया इक्विपमेंट के साथ में जाके, तो मेरी पूरी बॉडी और इक्विपमेंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस रहा उसको मैं बोलता हूँ मेस वोल्टेज। और जब मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ स्विच यार्ड के अंदर और मेरे दोनों पैर का बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मेरे दोनों पैर के बीच में जो वोल्टेज डेवलप्ड हुआ उसको मैं बोलता हूँ स्टब वोल्टेज। मोहम्मद आना सर। और एक ये है मेटल टू मेटल टच वोल्टेज, मतलब मेरे दोनों हाथ दो मेटल पे आ गए हैं, तब उसकी बात कर रहा हूँ। बट मेटल टू मेटल टच वोल्टेज हम नहीं कैलकुलेट करते ज़्यादातर, क्योंकि हम स्विच यार्ड केस में क्या होता है कि इक्विपमेंट से इक्विपमेंट के बीच में क्लियरेंस बहुत होता है। तो ये इसलिए इतना ये पैरामीटर्स इतना कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते मेटल टू मेटल टच वोल्टेज। बट रॉड अगर कोई लेके जा रहा है ना उठा के, हाँ तब कर सकते हैं। हाँ तब कर सकते हैं मेटल टू मेटल टच वोल्टेज। बट IEEE पूछ सकता है ना सर? हाँ नहीं, कस्टमर पूछ सकता है, बट IEEE क्या बोलता है, पेज नंबर वो 92 जो ओपन किया था, बोलता है कि आप इसको मत कैलकुलेट करो, आप इसको करो और इसको करो और इसको करो, है ना, पेज नंबर 92। ठीक है, इसको बोलता है करने के लिए। तो अभी क्या करना, अच्छा अभी सुनो, अभी हाँ सर, और ट्रांसफर वोल्टेज का नहीं यार, ये ट्रांसफर्ड वोल्टेज ये इसको कैलकुलेट नहीं करते। ट्रांसफर्ड वोल्टेज ये भी कैलकुलेट नहीं करते, ये 3 वोल्टेज ही कैलकुलेट करते हैं। तो इंडक्शन टाइप का लग रहा है। हाँ इंडक्शन टाइप का है, जहाँ पे बस डक्ट वगैरह जा रही है ना इस केस में, या ट्रांसफार्मर से ये बस डक्ट होके जा रहा है ना, तो उस केस में ये इसको बोल रहा है। तो वो भी क्योंकि क्लियरेंस सफिशिएंट रखते हैं तो इतना दिक्कत नहीं आता, तो ट्रांसफर्ड वोल्टेज ये भी नहीं इसको कंसिडर करते हैं। जो मेन क्रिटिकल केसेस हैं उनको लेके चलते हैं। तो क्रिटिकल केसेस में मेस वोल्टेज है, टच वोल्टेज है और स्टब वोल्टेज है। अब एक चीज़ मैं थोड़ा और ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो क्या चीज़ है कि मैं जब टच वोल्टेज निकालूंगा ना, अच्छा ये दोनों वोल्टेज टच करने से हो रहा है, टच वोल्टेज भी टच से ही हो रहा है, मेस वोल्टेज मतलब आपका पूरा कांटेक्ट पूरी बॉडी टच में आ गई। अच्छा मेस वोल्टेज को बोलते हैं, मेस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, मतलब डेफिनेशन क्या देते हैं, द मैक्सिमम टच वोल्टेज इज कॉल्ड द मेस वोल्टेज, ऐसा इसको डेफिनेशन देके बोलते हैं। द मैक्सिमम टच वोल्टेज कॉल्ड द मेस वोल्टेज, दिस इज द डेफिनेशन फॉर द मेस वोल्टेज। नाउ सेकेंड केस, अब मैं अगेन बैक इस कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा था, हम लोग इधर क्या डिस्कस कर रहे थे कि मैं टॉलरेबल टच वोल्टेज निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा डेवलप्ड या जनरेटेड टच वोल्टेज, है ना। तो IEEE क्या बोलता है कि आप ना
जनरेटेड, मतलब आप टच वोल्टेज मत निकालो। IEEE क्या बोल रहा है कि आप टच वोल्टेज के जगह पे आप मैक्सिमम टच वोल्टेज निकालो, मतलब आपका मेश वोल्टेज निकालो। और आप इस वैल्यू को, ये जो टॉलरेबल लिमिट है, इस वैल्यू को कंपेयर करो मेश वोल्टेज से। मेश वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। सर एक बार बोलिए सर। हाँ, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप ध्यान, आप लिखते चलना, थोड़ा सा क्रिटिकल है कैलकुलेशंस। एट ए टाइम तुरंत समझ में नहीं आता है, ठीक है, लिखते चलना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। IEEE क्या बोलता है कि आप क्या करो, आप टॉलरेबल कितना टॉलरेट कर सकता है आदमी, टॉलरेबल टच वोल्टेज निकालो। फिर आप अटेनेबल या डेवलप्ड या जनरेटेड मैक्सिमम टच वोल्टेज निकालो ड्यूरिंग फॉल्ट। और ये जो मैक्सिमम टच वोल्टेज, ये वैल्यू जो आप निकाल रहे हो, इसकी वैल्यू, ये जो आपने टॉलरेबल टच वोल्टेज निकाला, इसकी वैल्यू इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम डेवलप्ड वैल्यू है। तो मैक्सिमम डेवलप्ड वैल्यू को अपने टॉलरेबल लिमिट से चेक करो ना, क्योंकि इस केस में क्या रहेगा, अगर आप टच वोल्टेज से कंपेयर करो तो इस केस में इक्विपमेंट तो सेफ हो गया, इस केस में पर्सन तो सेफ हो गया, बट इस केस में रिस्क हो सकता है कि सेफ ना हो पर्सन, ये क्योंकि इसका पूरा बॉडी टच में आ गया है। तो IEEE बोलता है कि आप इस केस के वोल्टेज को निकालो और इस केस के वोल्टेज को निकाल के, और ये जो बॉडी, ये जो ह्यूमन पर्सन है, उसका जो टॉलरेबल लिमिट है उससे कंपेयर करो। मयूर, सुधीर सर, स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मयूर, मोहम्मद अनस सर, मयूर बोलना। थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अभी प्रदीप बताएगा, अभी प्रदीप। हाँ, तो थोड़ा सा तुम बताओ। Touch voltage to be compared against generated maximum touch voltage during fault. This generated maximum touch voltage will be lesser than tolerable touch voltage. Correct? हाँ करेक्ट, तभी वो आदमी सेफ रहेगा। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम डेंजरस केस लेके चलो ना, पतला आदमी और मैक्सिमम फॉल्ट केस का। हाँ, कि मैक्सिमम टच वोल्टेज निकालो ना, पूरा बॉडी, हाथ नहीं टच हुआ, उंगली नहीं टच हुआ, उंगली के थ्रू, हाँ उंगली नहीं टच हुआ, मान के चलो उसका हाथ ही टच हो गया, दोनों भाई पैर टच हो गया भाई, जी जी, गिर पड़ा उस इक्विपमेंट के ऊपर जाके वो। प्रदीप, सबको समझाना देना एक बार प्लीज। सुधीर, अभिषेक, रंजीत सर। एक आदमी जब टच करेगा, हम तो ऐसे कंसीडर करके बोल नहीं सकते कि अपना आदमी हाथ से या तो उसका पैर से टच करेगा। मैक्सिमम हम लोग फुल बॉडी टच करके कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। जैसे उसका फुल बॉडी टच हो सकता है, मतलब ये वर्स्ट केस है। तो उसका उस कंडीशन में इक्विपमेंट और आदमी के अंडर में जो वोल्टेज होगा, दिस इज कॉल्ड जेनरेटेड मैक्सिमम टच वोल्टेज, एंड दैट इज कॉल्ड द मेश वोल्टेज। हाँ, जेनरेटेड मैक्सिमम टच वोल्टेज। हाँ, और उसको मेश वोल्टेज बोल दो। एक इतना लंबा नाम। दैट इज आल्सो कॉल्ड मेश वोल्टेज, राइट? Okay. So mesh voltage should always be lower than tolerable touch voltage. यस, बिल्कुल सही प्रदीप, बिल्कुल सही। इंटरव्यू के लिए तुम तैयार करो, ये सब यही इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं प्रदीप। Yes sir. सर लेकिन टॉलरेबल टच वोल्टेज क्या होता है? सिर्फ हाथ लगाने के बाद जो होगा वही। Tolerable touch voltage is the voltage
person and equipment in touch condition, the person can resist without any injury. The person can tolerate. ओके, For which we are considering. Yes. Tell me. मतलब हम लोग ने अर्थिंग वगैरह कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं, तभी भी हाथ लगाने के बाद 50 kg के आदमी नहीं, को अर्थिंग shock लगेगा। अर्थिंग लगेगा। अर्थिंग लगेगा। अर्थिंग तो चाहिए। इसमें टॉलरेबल में अर्थिंग क्यों चाहिए? वो तो स्टैंडर्ड है, वो तो बाद में कंपेयर कर रहे हैं। उसने बोल दिया कि इतना होना चाहिए, किसी एक अथॉरिटी ने बोला है इतना होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में आप क्या आप अर्थिंग कर रहे हो, तो आपको कितना आ रहा है मेरे को वो बताओ, वो जानना चाह रहा है। आई थिंक होप आई एम करेक्ट। नहीं, अभी क्या है ना मयूर, अर्थिंग मतलब हमने क्या कहना है, अर्थिंग के लिए हमने जो ग्रेवल पे बिछा दिया ना, ग्रेवल बिछाया ना, स्टोन बिछाया, तो स्टोन बिछा दिया हमने, तो स्टोन का जो सरफेस रेजिस्टेंस होगा उसको मैं रोयस बोलूँगा, रोयस कंसिडर करना पड़ेगा। और अर्थिंग स्टोन बिछाने से जो डिरेटिंग हुआ ना करंट फ्लो करने में, सरफेस लेयर डिरेटिंग फैक्टर, वो फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा। और शॉक का क्या ड्यूरेशन रहेगा ना, शॉक का ड्यूरेशन कितना टाइम शॉक लगेगा उसको, वो ये 3 फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। यस। ठीक है, तो ऐसा है, मतलब उस पर्सन को ले जाओ स्विच यार्ड के अंदर, उसको 100 mm के ग्रेवल के लेयर पे खड़ा करो, हैं? हाँ। ओके। ठीक है, मोहम्मद आनस सर, Yes, sir. प्लीज फ्रॉम योर साइड। रंजीत, Yeah. कब घूम रहे थे? ठीक है क्या? हेलो, हाँ ठीक है ना, मतलब आगे चलूँ क्या? हाँ ठीक है, हाँ आगे बढ़िए सर। ठीक है, सो हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को लेटर ऑन, ठीक है? हेलो, तो वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस, ठीक है? ओके सर। सो वी विल डू द कैलकुलेशंस। तो स्टार्ट करें क्या अभी? बिल्कुल, एक कर लेते हैं कोई, है ना? तो ये अपने को इनपुट डिस्कस कर लिया, मेथड डिस्कस कर लिया, क्या ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशंस करने का और क्यों करना चाहता हूँ मैं कैलकुलेशंस,
क्या अचीव करना चाहता हूँ गोल, वो डिस्कस कर लिया हमने, है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को करने के लिए। अच्छा, इनपुट्स जो हमने लिखा था ना, उस इनपुट को एक बार लिस्ट आउट कर लो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी कैसे करते हैं कि हम लोग रखते हैं एक 132 kV का सब स्टेशन एज ए रेफरेंस। ठीक है, ठीक है, TSS डालो एक मयूर 132 kV का। सर एक बात पूछना था, अर्थिंग का जो ये डिजाइन है, हाँ, ये सबस्टेशन का वोल्टेज लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि स्टैंडर्ड ही है सर? दैट इज द गुड क्वेश्चन कि ये क्या सब स्टेशन। लगता है ना उसने जो अभी स्पेसिफिकेशन देखा ना, 66 में 31.5 के ये था, 132 में 40 के था, तो जो फॉल्ट करंट और क्लियरिंग टाइम है वो दोनों सबस्टेशन का वोल्टेज लेवल के हिसाब से दिया हुआ है। तो मयूर ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है कि वो डिपेंड नहीं करता वोल्टेज के ऊपर, डिपेंड करता फॉल्ट करंट के ऊपर। किसमें? वो डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं बोल रहा है कि वो डिपेंड करता है फॉल्ट करंट के ऊपर। फॉल्ट करंट के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, सीधे बोलो ना कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था मयूर कि वोल्टेज बोलने के बजाय सीधे बोलो कि वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है फॉल्ट करंट के ऊपर। यस, बट हायर द वोल्टेज फॉल्ट करंट उतना ही ज्यादा होगा। सो नहीं, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि फॉल्ट करंट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ग्रिड के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रिड का क्या। जैसे 765 kV का 400 kV का फॉल्ट करंट लगभग सिमिलर है इंडिया में, क्योंकि वो 765 kV ग्रिड की वैल्यू, ग्रिड का कम है लेंथ, है ना। 400 kV का ग्रिड का लेंथ ज़्यादा है, तो 400 kV का फॉल्ट करंट 63 किलो एम्पेयर है, और 765 kV का वही है। वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो पावर का सेम पावर इवैक्यूएट करना है, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम हुआ ना। तो मतलब वो डिफरेंस ऐसा नहीं लेके चलना कि वो ग्रिड करंट फॉल्ट करंट बढ़ेगा वोल्टेज जो बढ़ा तो आप प्रदीप, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि दिस अर्थिंग कैलकुलेशंस वेदर डिपेंड ऑन द वोल्टेज आर नॉट, यही तो क्वेश्चन था ना। यस सर, वोल्टेज लेवल ऑफ द सबस्टेशन। हाँ, वोल्टेज लेवल ऑफ द सबस्टेशन। तो मेरा रिप्लाई है कि नहीं, और इसको मैं कैसे बोल रहा हूँ नहीं, है ना, कि मैं जब अर्थिंग कैलकुलेशंस करूंगा तो मैं जितने भी फॉर्मूले यूज करूंगा ना प्रदीप, ये सर तो मैं कहीं वोल्टेज यूज नहीं करूंगा। हाँ राइट। अगर मैंने वोल्टेज यूज किया तब तो बोलोगे मेरे को भाई ये तो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। यस सर, क्लियर। मैं जो यूज करूंगा वो इनपुट मैंने लिख दिया पहले ही। मैंने कहाँ लिखा आपको 220 kV, मैंने तो लिखा ना इनपुट में क्या चाहिए आपको, फॉल्ट करंट चाहिए ना, मैंने लिखा ना आपको। यस मोहम्मद आनिस सर, क्लियर ना। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था वैसे प्रदीप, मतलब दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये ग्रुप में पढ़ने का ये फायदा है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं निकल के। मयूर, है ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी कुछ और थी, मतलब आंसर सही था बट कंसेप्ट गलत था। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, हमको भी ये क्लियर हो गया हाँ डिस्कशन में। हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से अभी सुधीर है ना, सुधीर अभिषेक, अभी है ना, ठीक है ना, मतलब ये सर सिंपली इंटरव्यू क्वेश्चन में ये हम बोल सकते हैं, वोल्टेज लेवल इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ अर्थिंग डिजाइन। हाँ, हम क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया लिख देना, वही चारों लिख देना, पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर्स विच वी डिस्कस ना इन द ड्यूरिंग द इनपुट्स, बोल देना ये 4 पैरामीटर्स ले जाओ, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पैरामीटर चेंज हुआ तो अर्थिंग का कंडक्टर की एरिया चेंज हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट, क्लियर। तो अब आता हूँ मैं 132 kV। अच्छा, अपने को अब इनपुट्स जो हमने पहले लिखा था, अब मैं उसको मान के चलता हूँ कुछ वैल्यू इनपुट्स में। ये कुछ एक वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मैं वोल्टेज उठा रहा हूँ 132 kV, ठीक है।
मयूर, यस वोल्टेज में उठा रहा हूँ 100 केवी, ठीक है, ठीक है। सॉरी 132 केवी। तो आप इनपुट में क्या चाहिए था, पहला इनपुट क्या चाहिए था अपने को, सब स्टेशन का स्विच यार्ड डाटा ना, एरिया ऑफ द सबस्टेशन, एरिया लेंथ Area of विड्थ। the तो मैं मान के चलता हूँ लेंथ, जो मैं लेंथ जो मान रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ 100 मीटर का लेंथ, विड्थ में मान के चल रहा हूँ 75 मीटर, एरिया वी कैन कैलकुलेट 100 इंटू 75। ठीक है, है ना, यस ठीक है ना प्रदीप। क्लियर क्लियर। हाँ हेलो, हाँ सर क्लियर। क्लियर ना। यस सर। देन सेकंड पैरामीटर्स, जो सेकंड पैरामीटर में मान के चल रहा हूँ, हाँ सॉइल रेजिस्टिविटी, सेकंड पैरामीटर्स सॉइल रेजिस्टिविटी का था ना, हाँ सर सॉइल रेजिस्टिविटी था, ओम मीटर, ओम मीटर था ना, कस्टमर देगा अपने को। हाँ ये अपने को कस्टमर देगा, ठीक है। तो मैं सॉइल रेजिस्टिविटी की वैल्यू सॉइल रेजिस्टिविटी लिखता हूँ, और सॉइल रेजिस्टिविटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रो रो राइट, रो ओम मीटर। ओम मीटर। तो मैं 96 ओम मीटर मान लेता हूँ। ये जो बात उठा सर सॉइल रेजिस्टिविटी का, हाँ हाँ ये एक्चुअली मैं जस्ट मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ सर। हाँ बताओ ना। एक्चुअली ये यहाँ पे कस्टमर हम लोग को सॉइल रेजिस्टिविटी नहीं दिया है, हाँ हमको साइट सबस्टेशन में निकलना पड़ा ये सॉइल रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो वो हम कैलकुलेशन करने के बाद हाँ हाँ फिर उसको डिजाइन करवाए। अच्छा, अर्थिंग को, यस यस, क्योंकि हमने सॉइल फिल किया था सबस्टेशन में, क्योंकि अच्छा, मदर हाँ। सॉइल में नहीं किया, उसमें 4 मीटर फिलिंग हुआ है सॉइल, इसलिए नहीं दिया था उसने, हाँ? इसलिए नहीं दिया था सर। तो इसे कितना आया था आपका सॉइल रेजिस्टिविटी की वैल्यू? सर एक बार देखना पड़ेगा सर। अच्छा ठीक है, देख लेना, है ना। फिलिंग सॉइल में कम ही आएगा ना। हाँ वो कम ही आएगा, वो कितना, अच्छा कंडक्टर एरिया कितना लिया है उधर, और डाया कितना लिया है रॉड का? सर हमने 150 कॉपर कंडक्टर है सर यहाँ पे, 150 स्क्वायर एमएम। कॉपर कंडक्टर 150 स्क्वायर एमएम ना। यस सर। अच्छा देख लेना कितना होगा सॉइल रेजिस्टिविटी, फिर उसके हिसाब से, है ना, रिपोर्ट्स में, ठीक है। अब तीसरा पैरामीटर क्या था अपना, सिस्टम डाटा ना। यस सिस्टम डेटा सर, फॉल्ट करंट लेवल, फॉल्ट ड्यूरेशन। तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास अभी 132 केवी का नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ इधर, ठीक है, ठीक है। अब इधर कितना है 132 केवी के लिए, 31.5 किलो एम्पियर ना, और 40 किलो एम्पियर है ना, 40 की है या ये 31.5, दो चीज़ें है ना, ठीक है। यस तो मैं उठा, अब ये सी ए के हिसाब से, तो मैं उठा लेता हूँ 31.5 किलो एम्पियर, ठीक है। जो टीएसएस बनता है ना मयूर, उसका अभिषेक, 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 भाई सब कुछ क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बता दे भाई। नहीं सर, अभी तो पूरी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है।
ड्यूरेशन नहीं दिखा। ड्यूरेशन है ना 31.5, 1 सेकंड ना, फॉर 1 सेकंड, तो मैंने वो राइट कर दिया तो 1 आ गया। सेकंड। हाँ 1 सेकंड। सर वो डेटा सर मैं आपको व्हाट्सएप किया हूँ सर। अच्छा मैं देख लेता हूँ। हाँ लिखा है ना, आपने क्या लिखा है, सरफेस लेयर मटेरियल क्रस्ट रॉक विथ रेजिस्टिविटी 3000 ओम, यार बहुत ज़्यादा है यार। अच्छा रॉक, हाँ ठीक है रॉक है। हाँ अभी कितना है, 40 किलो एम्पियर, ग्राउंड ग्रिड स्पेसिंग इरेगुलर, लेंथ ऑफ ग्रिड वेरिड एरिया इंक्लोज बाय द ग्राउंड ग्रिड 27 रो अपर रो लोअर। इसमें सॉइल का नहीं है ना? हाँ 2 लेयर सॉइल मॉडल है ये, 2 हाँ। लेयर सॉइल। हाँ तो उसका कितना रेजिस्टेंस कितना है उधर का सॉइल का रो? अच्छा अपर और लोअर 2 करके दिया ऐसा ना? रो 2 लिया है, 3000 और सॉरी 1198 और 300। 300। अच्छा 2 तो लेयर्स एवरेज लेना पड़ेगा सर, एवरेज लेना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है। वो बहुत ज्यादा आ रहा था, अपर लेयर में ज्यादा आ रहा था, बॉटम लेयर में कम आ रहा था इसीलिए। हाँ इसलिए। और आपने 100 mm का उधर लेयर ले लिया है ना सॉक का, और आपने आपका सरफेस शिपिंग का लेयर हाँ और कंसीडर सरफेस लेयर आपने 3000 ओम मीटर लिया है रॉक का रेजिस्टिविटी है ना? हाँ सर हाँ। वही लेंगे, इधर भी लेंगे 3000 ओम मीटर भी, और 100 mm डाई ले लेते हैं क्रश रॉक, ठीक है? यस। मतलब वहाँ पे नॉर्मल सॉइल नहीं है, रॉक की एरिया है वो। नहीं जी, एक्चुअली रॉक ही, हाँ रॉक है उसमें, मदर सॉइल के ऊपर एवरेज 3 मीटर फिलिंग है, तो मदर सॉइल के 6 मीटर 7 मीटर नीचे रॉक है। तो वो सॉइल का जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें आपको पता चल जाता है। सॉइल का स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है एसपीटी, तो उसमें पता चलता है। और अगर ऊपर सरफेस में ही रॉक मिल जाते हैं तो भी यही ऊपर करेंगे, surface में- तो भी यही करेंगे, ऊपर सरफेस में भी मिल जाए ना ओके। सेम। क्योंकि जो कई बार हिल स्टेशन में काम करते हैं ना, तो हिल स्टेशन में हिली एरिया जो होते हैं वहाँ पे ऐसा ही होता है, ऊपर सरफेस का ही रॉक होता है वो। तो कई बार लाके वहाँ पे नेचुरल सॉइल को फिल करते हैं, जहाँ इंटेंसली फिल करते हैं सॉइल लाके, मिट्टी खोद के। ओके। तो 31.5 किलो एम्प पे फॉल्ट करंट हो गया, और जो ड्यूरेशन हो गया टाइम वो 1 सेकेंड हो गया है ना? ठीक है। ठीक है। और मटेरियल में मान के चल रहा हूँ कि हम लोग कॉपर यूज करेंगे। ये इनपुट हो गया, ठीक है। ये इनपुट क्लियर है क्या? अभी हमने बेसिक्स कैलकुलेशंस के पीछे का बेसिक डिस्कस किया। इट्स क्लियर है। नौ। अच्छा अभी आप सबके पास में IEEE 80 है, तो IEEE 80 पे पेज नंबर ना आपने बुक में नोट करते जाना, और वहीं से फॉर्मूला उठा के बाद में पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लेना। 200 पेज का IEEE 80 है तो इतना टाइम नहीं होगा, तो वो मेन पेज पढ़ लेना। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कैलकुलेशंस का, हमने वो पहले लिख लिया है, ठीक है ना। गोल क्या है, अचीव क्या करना है। तो पहला गोल जो वो था कि वो मुझे ये निकालना था, पहला गोल क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया, कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ग्रिड कंडक्टर, है ना मयूर? यस, साइज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर एरिया, है ना, ग्रिड कंडक्टर एरिया, कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टर। यहाँ ऐसा लिख देते हैं, ग्रिड अर्थिंग कंडक्टर एरिया, राइट ना। यस। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा फॉर्मूला मुझे याद है, लेकिन आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप IEEE 80 में जाओ, ठीक है,
पेज नंबर 43 पे जाओ, इक्वेशन नंबर 40 ले लो, ठीक है। आपके पास IEEE ओपन है ना? 40 पेज। पेज नंबर 43, इक्वेशन नंबर 40, द एरिया ऑफ द अर्थिंग कंडक्टर इन मिलीमीटर स्क्वायर। मोहम्मद आनस सर, the area of earthing conductor is the short circuit current ISH divided by under root T cap thermal capacity per unit volume into 10 to the power minus का 4 divided by the TC the time duration alpha R rho R ln K0 plus Tm divide by K0 plus Ta. This is the formula to calculate the earthing conductor size in millimeter square. प्रदीप, IEEE इक्वेशन नंबर 40 ये लिखा होगा। टीसी इक्वेशन पेज नंबर सर कौन सा, एक बार बोलिए। 43 ना, 4343। ये देख लेना, मैं अपने मेमोरी के हिसाब से बोल रहा हूँ यार, एक बार चेक कर लेना। ठीक है सर। बराबर ना, फार्मूला ठीक है ना? यस। अभी क्या हुआ ना मयूर कि एक बार मैं मतलब जब ये सब फॉर्मूले मैं अपने ऑफिस में बोलता हूँ ना, तो मतलब पीपल यूज टू सरप्राइज्ड कि ये सब फॉर्मूले याद कैसे हैं। और ये फॉर्मूले याद कब किया था मैंने मयूर, प्रदीप मैं बताऊं, जब मैं इंटरव्यू की तैयारी करता था, मतलब जब मेरे को इंटरव्यू देने जाना हो डिज़ाइन इंजीनियर्स की, तो सारे जितने फार्मूले हैं अर्थिंग के सबके, वो सारे फार्मूले टिप्स पे रहते थे। इधर ओपन करूं क्या मैं, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। टी कैप थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वैल्यू, मतलब ये इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लो, ये लिखा है। थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वैल्यू, थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है ना प्रदीप, कि हम ये मान के चल रहे हैं ना कि जब कंडक्टर में फॉल्ट करंट फ्लो करेगा ना 31.5 किलो एम्पियर का, तो कंडक्टर गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो गर्म होगा तो उसके वो कितना टेम्परेचर ना वो विदस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ऐसा ना कि वो कंडक्टर ही मेल्ट हो जाए गर्म होके, तो अर्थिंग का कनेक्शन ही टूट जाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये इसलिए टी कैप आया, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। और अर्थिंग कंडक्टर का साइज डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द फॉल्ट करंट, इसलिए ISH आया लेकर आया, मैं वोल्टेज नहीं लिखा हूँ मैं, हाँ शॉर्ट सर्किट करंट। अब TC जो है वो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ द शॉक, ठीक है। अल्फा R thermal coefficient of resistivity at reference temperature, rho R, सुधीर कुछ कह रहे हो क्या आप? ओके ओके, rho R is the resistivity of the ground conductor at reference temperature, K नॉट कांस्टेंट है, Tm मैक्सिमम फ्यूजिंग टेम्परेचर है जहाँ पे जाके मेल्ट हो जाएगा ये, और TA साइट का खुद का एम्बिएंट टेम्परेचर है। ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कहाँ से करनी है, ये सब की वैल्यू लेनी कहाँ से है, और कॉपर होगा तो क्या लेना होगा, स्टील यूज करूंगा MS का तो क्या लूंगा,
है ना। जीएस यूज करूंगा तो क्या लूंगा, तो इसके लिए क्या है, उसके लिए ये टेबल है, टेबल नंबर 1, मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, हमने कॉपर लेना है तो अपने को ये लेना है, कॉपर कॉमर्शियल हार्ड्रॉन, तो अपने को ये लेना है टी कैप 3.42, रो आर 1.78, टी एम 1084, के नॉट 242, अल्फा आर 0.00381। बस ये वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं पुट करनी। मटेरियल कंडक्टिविटी 97% इसकी कंडक्टिविटी रहेगी परसेंटेज में, ये नहीं लेनी है, ये वैल्यू पुट करनी है। प्रदीप जी सर। ठीक है, अगर अपने को, हाँ यस यस, मयूर यस, क्लियर ना भाई। कुछ चीज में इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, जैसे टीए और टीएम। टीएम दिया है ना भाई, देखो ना, मैक्सिमम फ्यूजन टेम्परेचर टीएम इधर दिया है ना, यस 1084 लेना टीएम की वैल्यू। टीए की वैल्यू कितनी लेनी है, एम्बिएंट टेम्परेचर है साइट का, 25, अच्छा साइड का लेना। हाँ साइट का, मतलब 45 47, जैसे दिल्ली में 47 जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो 47 ले लो, है ना। ठीक है, बट 1084 इतना टेम्परेचर ले सकते हैं हम? अरे यार वो कॉपर ना इस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, हाँ वो कह रहा है ये प्रदीप। जो एमएस नोट यूज करते हैं, हाँ एमएस के लिए सर इधर आओ ना, स्टील में आ जाओ। स्ट्रीट 1020। यस, इसको यूज कर लेना। हेलो हाँ बोलो ना सचिन। सर, इसमें ना मतलब कॉपर के कॉपर एनेटेड, बाद में कॉपर क्लैड। यार ये जो है ना, देख ये सब यूज, देखो हम लोग एनियल्ड कॉपर, मतलब ये वाला सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर नहीं लेते हम लोग, कॉमर्शियल हार्ड ड्रॉन कॉपर लेते हैं। ये बहुत, इसमें प्योरिटी ज़्यादा, मतलब प्योर कॉपर है ये, हम थोड़ा अनप्योर कॉपर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब वो, ताकि मजबूत रहे, इतना सॉफ्ट ना रहे, मुलायम ना रहे कॉपर वो। ओके, तो हम लोग को कॉपर कमर्शियल हार्ड ड्रॉ वो ही लेना है। हार्ड ड्रॉन लेना है, थोड़ा मजबूत रहे, मतलब ऐसा ना हो कि उसके ऊपर से गाड़ी चली गई तो वो टूट जाए, वो डैमेज हो जाए, ऐसा नहीं लेना। ओके, ठीक है, तो कभी कभी हाँ वो कॉपर का रॉड होता है, वो तो अलग होता है। ओके, अरे वही होता है कॉपर का रॉड, ये भी ऐसे ही होता है, वो इसके लिए भी यही रहेगा पैरामीटर। नहीं नीचे भी लिखा था ना ये कॉपर क्लैड रॉड 5th नंबर। हाँ ये इस नहीं, उसके लिए भी यही पैरामीटर यूज करते हैं यार, ये कॉपर क्लैड स्टील रॉड में नहीं जाते, सेम वही पैरामीटर यूज करते हैं। ओके, मतलब कॉपर कमर्शियल हार्ड रॉड ये स्टील के लिए 1020। हाँ 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 और एल्यूमिनियम के लिए 5005। हाँ, वैसे एल्युमिनियम यूज नहीं करते, हाँ वैसे एल्युमिनियम नहीं यूज करते। यूज ही नहीं करते वो तो। ओके, हाँ ठीक है, कितना है वैल्यू, कैलकुलेट कर रहे हो क्या प्रदीप? हाँ मैं ट्राई हाँ कर। सर। बता कितना आ रहा एरिया। अच्छा, टी कैप की वैल्यू 3.42 10⁻⁴ डिवाइड बाई टी सी की वैल्यू 1 सेकेंड, अल्फा आर 0.0038 वैल्यू से वहाँ से उठाना, रो आर 242, के की वैल्यू, के नॉट की वैल्यू, टी एम की वैल्यू 1084, टी ए, अच्छा टी ए एम्बिएंट टेम्परेचर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 47। 47। हाँ तो 47 पुट करना, ठीक है।
के नॉट की वैल्यू तो 242 टेबल से आ जाएगा। ये वैल्यू चेंज होगा साइट के हिसाब से। तो कैसे कहाँ से उठाओगे? साइट का मेट्रोलॉजिकल डाटा करके इनपुट मिलेगा आपको, मेट्रोलॉजिकल डाटा है ना, साइट कंडीशन डाटा, क्लाइमेट डाटा टेंडर में दिया होता है, तो वहाँ से उठाना इसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं प्रदीप, अभी इसमें ना स्टेप्स करीब 8-10 स्टेप्स हैं इसके अंदर कैलकुलेशंस को, तो इसको कल स्टार्ट करते हैं, बाकी रिमेनिंग स्टेप्स को ये वाला कैलकुलेशंस करके आप रख लेना, ताकि कल जब स्टार्ट करें तो वैल्यू हमें बता देना आप। तो आज का सेशन को मैं आपके डाउट्स या सबके जो डाउट्स है वो एड्रेस कर लेके उसके बाद इसको रैप अप करते हैं। सर हाँ बोलो ना। ये टी कैप बाई इंटू 10 टू द माइनस 4 बाई और नीचे में क्या है सर वो? ये है ना, ये वाला ये टीसी है। टीसी क्या है? देखो इधर लिखा है ना, ड्यूरेशन ऑफ द करंट है ना। टीसी हां, ड्यूरेशन ऑफ द करंट 1 सेकंड लेना होगा, 1 सेकंड लेना, ठीक है। इसमें आंसर आ रहा है मेरा 1.85 into 10 to the power minus 5। तो पूरा कितना आएगा? माइनस को हट, अरे सुन, हाँ इधर ये जो आई की वैल्यू लिया वो कितना लिया? आई की वैल्यू ली मैंने 40। 31.5 लेना आई की वैल्यू। फॉल्ट करंट हमने ये लिखा ना 31.5, और इसकी वैल्यू को 31.5 में ही पुट करना, क्योंकि आई की वैल्यू देखो ना, इधर जो लिखा है ना वो आरएमएस करंट इन किलो एम्पेयर करके लिखना है, तो 35,000 मत लिखना, आरएमएस करंट। अच्छा इधर हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी तो होता है कि हम करंट कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द करंट, कौन सा करंट यूज कर रहे हैं हम? अरे नहीं रे, वो टाइप ऑफ फॉल्ट करंट में जाके बोलना। We have the two type of fault current ना, symmetrical and unsymmetrical, ठीक है। This is symmetrical. This is symmetrical fault current. This is the maximum fault current. This is the fault current between the three phases R, Y, B and L. R, Y, B. This is triple. हाँ वो जो हम लोग पढ़े थे वहाँ हाँ, right? this is L2. This is triple L type fault current. This is symmetrical current. ठीक है। अनसिमेट्रिकल करंट नहीं है ये, सिमेट्रिकल करंट है। तो दोबारा बताओ मयूर, कितना आ रहा है वैल्यू? अच्छा कैलकुलेट कर लेना मयूर, कैलकुलेट करना, हम तो टाइम नहीं इसमें लगाते हैं कैलकुलेशन, आप करके मुझे बताना, ठीक है, कल क्लास में, ठीक है। ओके प्रदीप, तो अभी कोई सो फार एनी 0.01% डाउट, एनी थिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू? रंजीत सर। तो 1 ईयर जो बीच में 1 ईयर क्या नहीं हुआ? वो क्या 1 ईयर लेकिन है लॉग फंक्शन है। ओके लॉग। हाँ लॉग ना, हाँ logarithm। हाँ हाँ वो मिलेगा अपना KLC कैलकुलेटर में मिल जाएगा, लॉग की जगह LS लिखा हुआ है वो वाला। हाँ ओके हाँ। मोहम्मद आनिस सर। Yes, sir. सर इज इट क्लियर ना? This is there. ओके सचिन क्लियर, अभिषेक अभिषेक क्लियर है सर। ठीक है, इसे भी कैलकुलेट कर रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, कर लेना बाद में। सुधीर ओके